एक विदेशी स्पेशल फोर्सेस टीम चुपचाप ड्रैगन कंट्री की सीमा में घुसी और वहां से टॉप सीक्रेट मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। जब ये खबर बाहर आई, दुनिया भर के मीडिया ने ड्रैगन कंट्री की बॉर्डर सिक्योरिटी का मजाक उड़ाया। बैंगजी कंट्री के वैंग यू ने तो सीधे कह दिया, हुआक्सिया के सोल्जर्स कमजोर हैं, हमारे सोल्जर्स ही असली ताकत है। और जब वो विदेशी आर्म टीम खुशी खुशी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर बॉर्डर से निकलने वाले थे, उन्हें नहीं पता था कि ये ड्रैगन कंट्री की एक प्लान्ड ऑपरेशन थी, अपने ही देशद्रोहियों को करने के लिए। बॉर्डर पर ड्रैगन कंट्री के स्पेशल फोर्सेस पहले से तैनात थे, और ये सब मेरी नज़रों के सामने हो गया जब मैं पास के पहाड़ पर शिकार करने गया था। उस वक्त मैं गांव के चियांग भाई के साथ कुछ हिरन मार चुका था और बर्फ में लेटकर उनके दम निकलने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ अजीब लगा। दूर से 5 पूरी तरह आम लोगों की आकृतियां दिखीं, जिनका गियर साफ बता रहा था वो हुआक्सिया के सोल्जर्स नहीं हैं। लगा वो हमारी आवाज़ से आए हैं। ये देखकर चियांग भाई घबरा गए। धीरे से बोले, शाओलांग, एकदम शांत रहो, चाहे कुछ भी हो, हिलना मत। मैंने धीरे से हाँ किया, पर मन बेचैन था। सावधानी से एक बुलेट मुंह में दबा ली। किसी भी सिचुएशन के लिए। जल्दी ही 5 आम लोग हरकत में आए। एक ने दूर जाकर स्नाइपर पोजीशन ले ली। ये तो विदेशी है, ये हमारी बॉर्डर के अंदर कैसे आए? हम दोनों का दिल धड़कने लगा। बाकी 4 ने ध्यान से चारों तरफ देखा। पास के सारे जाल पुराने थे, नए नहीं। दोनों ने चैन की सांस ली। दूर खड़े स्नाइपर को मैसेज मिला, वो भी जल्दी से आया, शायद थोड़ा मांस लेकर जाना था। अचानक एक विदेशी की नजर तेज हो गई। उसने बिना रुके चियांग भाई की तरफ गन उठाई। चियांग भाई को कंधे में एक जोरदार धक्का लगा। वो समझ गए कि गोली लगी है। बिना देर किए उन्होंने ट्रिगर दबाया। बुलेट एक विदेशी को जा लगी। शाओलांग भागो! मैं अभी गन उठाने वाला ही था कि कियांग भाई के बदन पर एक के बाद एक गोलियां लगती दिखीं। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भागने की बजाय झट से उस रस्सी को खींचा जो पहले से लगाए जाल से जुड़ी थी, फिर ट्रिगर दबाया। एक धमाके के साथ एक विदेशी का सिर फट गया। मैं बर्फ से उछला, गन की बैरल खोली, एक क्लिक के साथ जल्दी से गोली भरी और दोबारा ट्रिगर दबाने को तैयार हो गया। चियांग भाई की तरफ ध्यान खिंचे सभी विदेशियों को मेरी हरकत का अंदाजा नहीं था। मैंने जाल भी खींचा, जिसने एक बदकिस्मत विदेशी को धकेल दिया। इसी बीच मेरी गन का निशाना दूसरे पर था। वो घबरा गया, बचने की कोशिश की, पर गोली उसकी गर्दन में घुस गई। 3 एक झटके में खत्म। बिना रुके फिर से गन खोली, खाली शेल गिरी। एक गोली मुंह से सीधे बैरल में थूकी। रीलोड डन। ये देखकर एक विदेशी डर गया। घबराहट में गन मेरी तरफ घुमाकर फायरिंग करने लगा। गोलियां मेरे बिल्कुल पास से गुजरी, पर मैं शांत था। धीरे से सिंगल शॉट दबाया। गोली आखिरी देशी को जा लगी, पर मैं रुका नहीं। रोल करते हुए पैर की नाइफ निकाली। जाल में फंसा विदेशी ये देखकर चीखा। मैंने झपट कर उसे खत्म कर दिया। चियांग भाई, चियांग भाई! मैं चिल्लाया और एक धुंधली आकृति की तरफ दौड़ा। शाओलैंग, जल्दी जाओ! उनके मुंह से खून आ रहा था। उन्होंने आखिरी सांस में एक काला पेंडेंट मेरे हाथ में दिया। चियांग भाई, चियांग भाई! मैं लगातार उनके जख्म बंद करने की कोशिश करता रहा, पर वो शांत हो चुके थे। चियांग भाई! मैं फटी आंखों से चिल्लाया। चेहरा आंसू से भरा था। कुछ किलोमीटर दूर जंगल में एक विदेशी आर्म ग्रुप गोलियों की आवाज सुनकर इसी तरफ दौड़ रहा था। मैंने भारी आवाज में कहा, चियांग भाई, चिंता मत करो, मैं शेंजी और शीटो का ध्यान रखूंगा। शीटो की ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। इन सबको खत्म करूंगा। फिर सुन्न होकर बैटल ग्राउंड साफ करने लगा। विदेशियों की सारी गन्स और गियर बैग में भर लिया। जो हिरन मारे थे उनके दिल और लिवर निकाले। ये सब कियांग भाई की जान की कीमत से मिला था। वापस ले जाना था। शेंजी के लिए पैसे चाहिए थे। इसमें आधा घंटा निकल गया। अभी कियांग भाई का अंतिम संस्कार करने वाला था कि अचानक मेरे सुन्न दिमाग में एक तेज बेचैनी आई। रोंगटे खड़े हो गए, आंखें तेज हो गईं। स्नाइपर गन उठाई और झुककर पास की ऊंचाई पर चला गया। धीरे से स्नाइपर गन उठाकर चारों तरफ देखा। कुछ 100 मीटर दूर बर्फ में किसी के पदचिन्ह दिखे। अभी भी कोई है? दिल धड़का। तुरंत निशान के पीछे निगाह घुमाई। पहले जैसे ही गियर वाला एक और विदेशियों का ग्रुप 3 दिशाओं से आ रहा था। अचानक मन में खतरे की घंटी बजी। मैं झट से बर्फ में गिरा। एक तेज गोली ठीक मेरे सिर के पास से गुजरी। यार, चेहरा पीला पड़ गया। बिना सोचे गन उठाई और नीचे की तरफ भागा। करीब 50 किलो का भरा हुआ बैग उठाया और कियांग भाई को कंधे पर लेने वाला था कि एक गोली मेरे पांव के पास बर्फ में धंसी। ठीक नहीं, मैं कुछ करूं इससे पहले पीछे से गोलियों की झड़ी लग गई। आखिरी बार कियांग भाई को देखा, दांत पीसे, बैग पीठ पर उठाया और जंगल की तरफ भागा। रुका तो जान नहीं बचती। सनसनाती गोलियां कानों के पास से गुजर रही थीं। मैं लगातार पोजीशन बदलता रहा, पेड़ों की आड़ लेता रहा, जो मिला उससे बचता रहा। कई बार गोली लगते लगते रही, पर हर बार किसी जादू की तरह बाल बाल बचा। पीछे से एक पूरा ग्रुप मुझे दबाए हुए था। ये लड़का अजीब है। एक स्नाइपर ने देखा कि मैं फिर बच गया। गुस्से में बड़बड़ाया, ये हुआक्सिया का एक शिकारी है और इसने हमारे 5 ट्रेन लोगों को मार दिया। इसे छोड़ना नहीं है, कोई गवाह नहीं रहना चाहिए। पर मैं उन लोगों को लेकर कई किलोमीटर दौड़ाता रहा। ताकत जवाब दे रही थी। वो लोग पास आते जा रहे थे। अगर 50 किलो का ये बैग नहीं होता तो पहाड़ पर मेरी ताकत से मैंने कब का इन्हें पीछे छोड़ दिया होता। पर बैग नहीं छोड़ूंगा। कियांग भाई की जान की कीमत से मिला है, वापस ले जाना है। पीछे वाले भी भड़क गए थे। एक शिकारी इतनी देर से बच रहा है, एक भी गोली नहीं लगी। बहुत हो गया, हमारा मिशन है। ज्यादा टाइम बर्बाद हुआ तो हुआक्सिया मिलिट्री आ जाएगी। 10-15 विदेशियों ने एक साथ मुझ पर भारी फायरिंग शुरू की। तेज खतरे का आभास हुआ। बिना रुके एक पेड़ के पीछे लुढ़क गया। इतनी भारी फायर पार ने मेरी पूरी पोजीशन कवर कर ली।
घनी गोलियां हर तरफ से गुजर रही थीं। बाहर निकला तो मर जाऊंगा, मरना हो तो कुछ तो साथ ले जाऊंगा। एक विदेशी कमांडर बोला, ग्रुप 1 आगे बढ़ो, ग्रुप 2 और 3 दोनों तरफ से घेरो, पकड़ न सको तो खत्म करो, हमें जाना है। मुझे पता था इस बार काम तमाम हो जाएगा। बैग से एक काम की गन निकाली, शांत रहकर पास आते कदमों की आवाज़ सुनता रहा। मरूंगा तो कुछ को साथ ले जाऊंगा, आ जाओ। जैसे ही मैं छलांग लगाने को था, अचानक मेरे चारों तरफ तेज गोलियों की आवाज़ें आने लगीं। पास आते विदेशी अचानक सरप्राइज हो गए। पल भर में एक के बाद एक गिरने लगे। मैं भी हैरान था। 20 मीटर के अंदर कोई छुपा था। अपने लोग हैं क्या? आर्मी आ गई क्या? एक नजर डाली, पहाड़ी पर 5 लोग गोलियां चला रहे थे। फिर देखना चाहा कि पीछे के विदेशियों का क्या हाल हुआ। तभी बाईं तरफ से एक खूबसूरत लड़की की आवाज आई। बाईं तरफ से, क्योंकि इस लड़की की आवाज साफ मैंडरिन में थी। पीछे वाले विदेशियों की आवाज से कहीं ज्यादा अपनी लग रही थी। सच में अपने लोग हैं। तभी दूसरी तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। दोनों तरफ से भारी एक्सचेंज शुरू हो गई। मैंने चुपचाप एक जगह छेद किया और देखने लगा। कई लाशें बर्फ में पड़ी थीं। उस अचानक हमले ने विदेशियों को नुकसान पहुंचाया था। मैंने एक बेकार पड़ी राइफल उठाई और एक एनिमी की फायरिंग पोजीशन पर निशाना लगाया। बिना रुके ट्रिगर दबाया। तेज एक के बाद एक शॉट्स में उस विदेशी का सिर उड़ गया। यार, ये वेपन तो काफी सॉलिड है। अपनी पुरानी देसी गन के बाद ये मॉडर्न वेपन थोड़ा सरप्राइज था। मेरी रफ फायरिंग स्टाइल देखकर दूर की लड़की की आवाज आई, बाईं तरफ थोड़ा ऊपर, बट को कंधे से लगाओ, रिकॉइल अब्जॉर्ब होगी, एम के बाद ट्रिगर दबाओ, एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है। मैंने मेथड ट्राई किया, दोबारा गन निकाली। एक पेड़ के पास दुश्मन का थोड़ा सिर दिख रहा था। लॉक किया, उसके कंधे से खून उछला, वो थोड़ा सामने आया। मैंने बिना एम किए दोबारा शॉट मारा, एक और खत्म। फिर अगले टारगेट की तलाश में लग गया। पर पास की लड़की को मेरा यह स्टाइल देखकर हैरानी हुई। अच्छा लड़का है। अचानक लड़की के सिर के ऊपर एक गन का निशाना दिखा, साथ ही एक दबी सी चीख सुनाई दी। दिल एक पल रुका। उसने ध्यान खींचा, स्नाइपर गन उठाई और धीरे से बोली, रिपोर्ट पोजीशन 12 o'clock डायरेक्शन, डिस्टेंस वहां कम से कम 5 स्नाइपर हैं। ये कहते ही लड़की ने ट्रिगर दबाया। 12 o'clock डायरेक्शन पर सफेद बर्फ में एक लाल छींटा उड़ा। अगले ही पल उसकी गन फिर बोली। दूर एक और लाल धब्बा बर्फ पर। 2 शॉट्स में 2 स्नाइपर खत्म। इससे बाकी तीनों स्नाइपर डर गए और चुप हो गए। इससे हमारे लोगों पर प्रेशर कम हुआ। ऊपर पहाड़ी पर हमारे लोगों ने नीचे दुश्मनों पर हैवी फायरिंग की। फिर उस लड़की की जानलेवा गन एक बार और बोली। मैं अभी भी बाकी स्नाइपर ढूंढ रहा था। ये देखकर दंग रह गया। यार कमाल है। मेरे मन में भी हुनर दिखाने का मन आया। एक स्नाइपर की छुपी हुई पोजीशन लॉक की। सोच ही रहा था कि पीछे से उस लड़की की गन फिर बोली, और जो पोजीशन मैंने लॉक की थी वहां एक धमाका हुआ। मैं एक बार फिर हैरान। वो टारगेट पिछले हिट के बाद 3 सेकंड्स भी नहीं हुए थे। ये लड़की एक्सपर्ट है, बिल्कुल शार्प शूटर। इसी बीच 100 मीटर से कम दूरी पर एक छुपे विदेशी स्नाइपर की सांसें तेज थी। दिल जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि सामने एक्सपर्ट है। उससे कुछ दूर आखिरी उन्हें एहसास हो गया था कि ट्रैप में फंस गए हैं। बाहर निकलने का मौका नहीं दिख रहा था। बैटलफील्ड एक पल के लिए शांत हो गई। वो फीमेल सोल्जर भी हल्की रही। सामने स्नाइपर है, लेवल कुछ भी हो, खतरा तो है। उसके साथी भी चुपचाप पोजीशन पर थे। सिर्फ एक के कॉलर बोन पर गोली लगी थी। वो इमरजेंसी ड्रेसिंग कर रहा था। पूरे बैटलफील्ड पर एक अजीबोगरीब खामोशी थी। सब इंतजार में थे। 2 दूर के विदेशी भी इंतजार कर रहे थे। उनका मेन ग्रुप जल्दी आने वाला था। मैं भी सर्च करता रहा, ध्यान से। एक अचानक ट्रिगर दबाया, गोली चली, उस पोजीशन से खून उछला। साथ ही उस दबी हुई जगह पर छुपे विदेशी के सिर के आधे फुट पास गोली गिरी। खतरे में आकर उसने रोल किया, जगह बदलने की कोशिश की, पर जैसे ही वो हिला, एक और गोली उसकी नई डायरेक्शन में। इन 2 शॉट्स ने उसके होश उड़ा दिए। रोल करते हुए उठा, मुश्किल से गोली से बचा, पर अगला मूव करने से पहले ही एक जोरदार शॉट से सिर में खून उछला और वो ढेर हो गया। इतनी तेज रिएक्शन, बहुत जबरदस्त। ये 5वां था। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे वो लड़की भी उतनी ही हैरान थी। उसे नहीं पता था मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी शार्प होगी। मैं अब अगले टारगेट पर था। बिना रुके ट्रिगर दबाया। गोली एक पुरानी टूटी लकड़ी पर लगी, जहां से टुकड़े उड़े। उस फीमेल सोल्जर की नजर भी वहां थी। मेरी फायरिंग स्पीड तेज थी, हर बार 1 मीटर के घेरे में लगती थी। उस जगह को धुएं में कर दिया। क्लिक की आवाज, मेरी ऑटोमेटिक राइफल का मैगजीन खाली हो गया। ठीक उसी पल कान में स्नाइपर की आवाज आई। उस लड़की ने फायर किया। तुरंत देखा उस पुरानी लकड़ी की जगह एक परछाई हिली और दुश्मन गिर गया, सिर पर खून की एक लकीर बर्फ पर। कमाल। इस बार मेरी तारीफ की हद से ज्यादा हुई। मैं रिलैक्स हुआ, लगा शायद सब खत्म हो गए। थोड़ी देर बाद किसी ने भी मूव नहीं किया। ऊपर वाले लोगों की गन्स भी सिर्फ 3 ही बाहर थी। कोई जल्दी नहीं थी। मैंने नजर हटाई, एक लंबी सांस ली। अचानक एक तेज खतरे की फीलिंग आई। रोंगटे खड़े हो गए। एक पल भी नहीं रुका, पांवों में ताकत आई और लुढ़क गया। जैसे ही गिरा, एक तेज चीख और पीछे से एक शॉट। बैक के आगे वाले हिस्से में गोली लगी। ब्लड स्लो पड़ा। एक पल के लिए दिल रुक गया। रुको। उस ऊपर की लड़की ने आवाज लगाई। होश आया, सिर घुमाया। जहां से वो गोली आई वो जगह खुद का बनाया हुआ छेद था। यार, इतनी एक्यूरेट। अगर वक्त पर ना हटता वो भी लाश बन चुका होता। मन में घबराहट थी, पर जल्दी से नया मैगजीन लगाया। एक बार और तैयार। मार खाकर चुप रहना मेरा तरीका नहीं। फीलिंग और एक्सपीरियंस से एक और छेद किया। गन का मुंह कॉटन से भरा। फिर सावधानी से बैरल बाहर निकाला। ध्यान चारों तरफ देखा। पहले वाले छेद की डायरेक्शन से एक रफ पोजीशन लॉक की। नजर घुमाते हुए एक एक निशान देखा, पर कोई नहीं मिला। तभी फिर से वो जानी पहचानी खतरे की फीलिंग आई। रोंगटे खड़े हो गए। मेरी प्यूपल्स छोटी हो गईं। अपने आप सिर बाईं तरफ हुआ, पर बॉडी पूरी तरह हट नहीं पाई।
एक चीख कान में घुसी, साथ ही चेहरे पर ठंडक। गया मैं, दिमाग सफेद हो गया। बॉडी ने ऑटोमेटिकली पिछला कमांड फॉलो किया और एक तरफ गिर गई। गिरते हुए कान में एक आवाज आई, मैं मरा नहीं। दिमाग साफ हुआ, जोर जोर से सांस आने लगी। सिर छुआ, लगा जैसे एक लेयर उड़ गई। यार लगभग पर लोग पहुंच गया था। गुस्से में ताकत आई। एक झटके में वापस उसी पोजीशन पर आया। जान मौत के उस पल में मैंने उस दुश्मन की जगह देख ली थी। वो किसी लाश के पास छुपा था, पर जो मुझे नहीं पता था वो ये कि पीछे वो लड़की भी उस पल मरते मरते बची थी। जैसे ही उसने उस स्नाइपर की पोजीशन लॉक की और फायर किया, वो परछाई अचानक हिली और बच गया। लगभग उसी वक्त एक जबरदस्त बेचैनी ने फीमेल सोल्जर को रोंगटे खड़े कर दिए। अपने आप रोल किया और एक गोली कंधे को छूकर निकली। दर्द की वजह से मूवमेंट और तेज हो गई। सही तरह बचने के बाद उसने दोबारा गन उठाई, उस जगह लॉक किया जहां वो बंदा छुप गया था। फिर ट्रिगर दबाया, पर वही सीन रिपीट हुआ। वो परछाई फिर हिली। तुरंत एक गोली उस लड़की की तरफ आई। ठीक 1 सेकंड पहले जहां वो थी वहां गोली लगी। तब मैं अपनी पोजीशन पर वापस आया और फिर रोंगटे खड़े होने लगे, जैसे किसी जहरीले सांप ने नजर गड़ाई हो। झट से सिर खींचा और एक पत्थर के पीछे दबा लिया। उसी वक्त उस लड़की के कान में एक और तेज आवाज आई। दिल जोर से धड़का। उस लाश के पीछे छुपी रही। पूरे बदन में जान नहीं थी। उसे पता था कम से कम 2 एक्सपर्ट स्नाइपर्स उस पर नजर गड़ाए हैं, पर मुझे क्या, मैं उसी ब्लर पोजीशन पर लॉक कर चुका था। बिना सोचे गन उठाई और फायर किया। एक शॉट के बाद अचानक फिर से वो खतरनाक फीलिंग आई। पूरा बदन ठंडा हो गया। ये गया। तभी मेरे पीछे से एक तेज शॉट की आवाज आई। वो फीमेल सोल्जर की गन थी। इसी से मैं चौंका और पूरी ताकत से रोल किया। 2 गोलियां हम दोनों की 1 सेकंड पहले वाली पोजीशंस पर लगी। इस जिंदगी मौत के खेल में उस फीमेल सोल्जर को भी हैरानी हुई। वो नहीं जानती थी मैं इतना अलर्ट रहूंगा। मेरी गन चली तो उसने तुरंत अपना गन निकाला, बिना कुछ देखे एक शॉट मारा और वापस खींच लिया। और वो बच भी गई क्योंकि तुरंत उस तरफ से एक गोली उसकी पोजीशन पर लगी। बाल बाल बची, दोनों तरफ सब कुछ रेजर एज पर था। पर दुश्मन का भी बुरा हाल था। मेरी उस अचानक वाली गोली ने, अगर वो विदेशी इतना अलर्ट नहीं होता तो सीधे सिर में जाती। बचा तो, पर गोली कंधे में घुसी। अब वो लड़ने लायक नहीं। जो 2 स्नाइपर उस लड़की पर थे उनके भी दिल जोर से धड़क रहे थे। वो हुआक्सिया सोल्जर इतने शॉट से कैसे बचती रही? फीमेल सोल्जर थकी हुई बर्फ पर लेटी थी। एक नज़र मेरी तरफ डाली, सांस लेते हुए बोली, तुम अभी जिंदा हो? मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया, हाँ। तुम भी जिंदा हो? लड़की मन में बोली, ये लड़का भी। मैंने उसे एक पर गोली मारी, उसने मुझे 2 मारी। फीमेल सोल्जर ने पहले साथियों को कहा, कोई सिर मत निकालना, सामने एक्सपर्ट है। फिर मुझसे बोली, उस पर गोली लगाई तुमने? देख नहीं पाया। लगी शायद, पर पहली वाली उसकी नहीं थी। दूसरी भी काफी दूर से थी। कुत्ते कान। उस लड़की की एक भौं थोड़ी उठी। सच में नहीं सोचा था मेरी हेयरिंग इतनी अच्छी होगी। फिर बोली, तुम एम किए बिना गोली चलाते हो? हाँ। तो मैं बचपन से देसी गन लेकर बड़ों के साथ जंगल में शिकार पर जाता था। उठाओ और मारो, यही हैबिट है। मुझे कोई अनयूजुअल नहीं लगा। बस होता है ये अफ्रीका फेथ शूटिंग जैसा, बस मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है। सच में। वो फीमेल सोल्जर ने एक लंबी सांस ली। और उन्होंने मुझे टारगेट किया है, सिर निकाला तो गोली। इसलिए तुम्हें फायर करके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना होगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया। ये छोटी सी कहीं की मुझे शील्ड बन गई है। मैंने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने दोबारा कहा, अभी तुमने कहा दोनों गोलियां तुम्हारे सिर के पास से गई, सोचो। मैं रुका। सच में लगभग वैसा ही। तो उसने खुश होकर कहा, ऊपर मेरे साथी ये नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एम किए बिना फायर करते हो, इसलिए गोली गन के निशाने पर जाती है, तुम्हारे सिर पर नहीं। उन्हें पता नहीं तुम्हारा सिर गन की लाइन में नहीं है, इसलिए फायर करते वक्त गन को बॉडी से दूर रखो, वरना एक्सपर्ट देख लेगा। मैंने गहरी सांस ली, सोचा यूं रुके भी रहे तो कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, करता हूँ। फीमेल सोल्जर ने प्लान बताया, काम भी बांटा। मौके पर थोड़ा प्रोफेशनल तरीका भी सिखाया कि दुश्मन की डिस्टेंस और डायरेक्शन कैसे पकड़े। मैंने जल्दी से पेड़ के नीचे बर्फ में एक होल किया। थोड़ी रोशनी देखकर नाइफ से पतली लेयर छोड़ी। फिर स्नाइपर स्कोप को बर्फ पर रखकर देखा। 2 सेकंड्स में रूटीन तरीके से एक पोजीशन मिल गई। दूरी देखकर लगा ये बंदा पेड़ से कूदा था, इसलिए कोई निशान नहीं। दूसरा भी मिल गया, वही तरीका। पहले पेड़ पर चढ़ा, फिर मैंने AK-47 उठाई और सीधे बैरल बाहर निकाली। सिर गन से कम 30 सेंटीमीटर दूर रखा। अफ्रीका फेथ शूटिंग का क्लासिक पोज। फिर बोला, दोनों मिले। पहले 150 मीटर वाले को एक पीले पेड़ से 5 मीटर आगे फ्लैट ग्राउंड पर, दूसरा 200 मीटर पर रफली सीधी लाइन में। इतना जल्दी? फीमेल सोल्जर हैरान हो गई। बस कुछ तरकीब बताई थी, इसने इतनी जल्दी पोजीशन निकाल ली। उसने भी बिना देर किए कहा, बाकी लोग फायर सपोर्ट तैयार रखो, तुम रेडी हो तो वो करो, बाद में जल्दी पोजीशन चेंज करना, अपना ध्यान रखना। मैंने गहरी सांस ली, टारगेट फिक्स किया। बूम, गोली निकली। दुश्मन के पास ब्लास्ट हुआ। उसी पल श की आवाज से ऑपोजिट स्नाइपर की गोली मेरी गन के मुंह से गुजरी। हाथ तक उस गोली की हवा फील हुई। अगर आंखें लगाकर एम करता तो अभी सिर फट गया होता। तभी पीछे से फायर सपोर्ट शुरू हुई। तेज फायरिंग दोनों पोजीशंस की तरफ। साथ ही फीमेल सोल्जर ने ट्रिगर दबाया। मेरे स्नाइपर स्कोप में उस पोजीशन से आग उठती दिखी। लग गई। मन खुश हुआ। फिर उस तेज फायरिंग में एक और आवाज आई और दूसरी पोजीशन पर भी एक लाल धब्बा दिखा। पर फायरिंग रुकी नहीं। पहली गोली की आवाज के साथ ही 100 मीटर से कम पर 4 असॉल्ट फाइटर्स थे, जो काफी पास आ चुके थे, कुछ दसियों मीटर पर। अगर मैंने ये ओपनिंग नहीं बनाया होता तो हम सब खत्म थे। पीछे की फीमेल सोल्जर ने फिर ट्रिगर दबाया।
एक मशीन गन वाले विदेशी को खत्म किया और तुरंत गन लेकर रोल किया। पोजीशन चेंज की। कुछ ही सेकंड्स में एक दूसरी लोकेशन से बाकी दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगी। वो रैपिड फायरिंग 20 सेकंड से ज्यादा नहीं चली। नीचे आखिर एक बंदा भी ढेर हो गया। बैटलफील्ड फिर शांत हो गई। कुछ मिनट बाद फीमेल सोल्जर ने ईयरपीस में कहा, हुईदू 12 o'clock डायरेक्शन 130 मीटर, दो पेड़ों के बीच, टारगेट। मैंने भी स्क्विंट करके देखा। ये तो वही जगह थी जहां मैंने अचानक गोली मारी थी। मैंने कहा, उस बंदे को मेरी गोली पहले से लगी है। जल्दी ही उस लड़की के ईयरपीस में रिपोर्ट आई, टारगेट की पीठ एक पेड़ से टिकी है। डिफेंसिव पोज नहीं, सीने पर खून के निशान। सच में लगी थी। फीमेल सोल्जर चुपचाप हैरान रही। यह बंदा उसके 2 शॉट से बचा था। इनमें से सबसे खतरनाक था। तुरंत उसने ऑर्डर दिया, रिट्रीट रूट क्लियर करो, आखिरी टारगेट, फिर बैटल ग्राउंड क्लीन। आदेश के साथ बर्फ में से 2 हुआक्सिया सोल्जर्स निकले, एक दूसरे को कवर देते हुए आगे बढ़े। मैंने भी गन उठाई, उस बंदे को लॉक किया, सिर निकाला तो खत्म। और वो विदेशी अचानक गन उठाकर फायरिंग करने लगा। मेरे ट्रिगर से पहले फीमेल सोल्जर ने फायर किया। वो विदेशी तुरंत ढेर हो गया। काबिले तारीफ। मैंने रिलीफ के साथ उस लड़की की एक्यूरेसी को सलाम किया। फिर उसकी टीम ने आगे बढ़कर बाकी काम किया, क्लीन और क्विक। बैटल ग्राउंड क्लीन होने के बाद कियांग भाई की याद आई तो दिल टूट गया। थका हुआ खड़ा हुआ, 100 किलो से ज्यादा का बैग उठाया और कियांग भाई के पास जाने लगा। फीमेल सोल्जर ने मेरा उदास चेहरा देखा। दिल पर बोझ महसूस हुआ। आगे आकर बैग पकड़ने की कोशिश की, मैं हेल्प करती हूँ। जैसे ही उसने बैग छुआ, हैरान हो गई। ये इतना भारी क्यों है? अंदर क्या है? मेरा चेहरा ठंडा था। तभी एक बड़ा सा बंदा आगे आया। मैंने बैग छोड़ा और सीधे उसे मुक्का मारा। वो बंदा सरप्राइज्ड होकर हाथ उठाकर ब्लॉक करने लगा, पर मेरा हाथ अचानक ऊपर गया। दूसरा हाथ लाइटनिंग की तरह निकला। एक मुक्के में उस बंदे के जॉ पर लगा। इस मुक्के में जबरदस्त ताकत थी। उसका सिर पीछे झुका, ऊपरी बॉडी डगमगाई, लगभग गिरा। क्या कर रहे हो? फीमेल सोल्जर ने जोर से बोला और मेरा आगे बढ़ता हाथ पकड़ लिया। 2 और हुआक्सिया सोल्जर्स बीच में आ गए। मेरा हाथ झटक दिया। बिना ज्यादा एफर्ट के वो ग्रिप टूट गई। साथ ही पीठ की नाइफ भी हाथ में आ गई। सामने तीनों एक झटके में फाइटिंग स्टांस में आ गए। उन्होंने मेरे बदन से खतरनाक किलिंग एनर्जी फील की। फीमेल सोल्जर को मेरा हाथ छुड़ाते देख हैरानी हुई, पर तुरंत चिल्लाई, डिसिप्लिन। साथ ही एक झपट्टे में दोनों हाथ से मेरी गर्दन के पीछे से पकड़ लिया और कंट्रोल में कर लिया। शांत रहो, क्या पागलपन है? तुम सब कमीने हो। कियांग भाई को मरते देखते रहे, मुझे कुत्तों की तरह दौड़ाते रहे। बचाना नहीं था तो नहीं बचाते, पर इस्तेमाल भी किया। कुछ लोगों ने मुझे पकड़ा, मैं बड़बड़ाता रहा। जब गुस्सा थोड़ा निकला तब वो फीमेल सोल्जर कान के पास धीरे से बोली, पहले शांत हो, ये वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। सुन सकते हो? देखा कि निकल नहीं सकता। गुस्से से बोला, ठीक है बताओ, अपने आप से हटो। जब उसने देखा मैं शांत हूं तो छोड़ा। पहली बात जो तुम कह रहे हो, हम उस वक्त 6-7 किलोमीटर दूर थे, यहाँ नहीं थे। ड्रोन फुटेज देखकर यहाँ आए। पहले तुम्हें उस पोजीशन पर नोटिस नहीं किया। दूसरी बात, हम आए भी तो तुमसे ज्यादा वक्त लगा। जब पहुंचे तब तुम जंगल में थे, कुछ साफ नहीं था, बस डायरेक्शन पता था। और हम सिर्फ 6 लोग थे, इसलिए ऊंचाई पर पोजीशन ली। और बॉर्डर पर पहले से पेट्रोल था। बिना तुम्हें बचाने के हम यहाँ आते ही नहीं। आखिरी मोमेंट पर फायरिंग रखी क्योंकि हमने दुश्मन को 30-40 मीटर तक आने दिया। ये बहुत रिस्की था। ग्रेनेड भी आ सकता था। अगर कंट्रोल नहीं रहता तो नतीजा पता है। जब मैं उस स्टोन के पीछे था तभी अचानक तुमने फायर किया। दुश्मन डॉज कर गया। हमने पहले मोमेंट चूक गया। सारी बात सुनकर गुस्सा धीरे धीरे उतरा। समझ आया, मैंने गलत सोचा था। उस बंदे की तरफ देखा जो जौ रगड़ रहा था। थोड़े शर्म के साथ बोला, भाई माफ करना। वो बंदा जौ रगड़ते हुए हंसा। अरे कोई बात नहीं यार, हाथ काफी ब्लैक है, एक्सरसाइज की है। मैंने हाँ में सिर हिलाया, मुड़ा, बैग उठाया, पीठ पर टांगने की कोशिश की। वो बड़ा बंदा आगे आया, हेल्प करते हुए बोला, यार किंगयांग हो तुम, 100 किलो से ज्यादा का बैग, 5 गन्स, 2 किलोमीटर दौड़े, चढ़ाई भी थी, इतने से जिस्म ने ये सब कैसे? यार सच में मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। रास्ते में ये बैग मैं उठाता हूँ, चीज छूंगा भी नहीं, कम नहीं होगी। फीमेल सोल्जर ने HQ को रिपोर्ट किया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, हम प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, हेलीकॉप्टर 40 मिनट में आएगा, तुम्हारी गन्स नहीं जाएंगी। यार तुम्हारे बैग में क्या है? बेकार चीजें फेंकनी होंगी, हाथ मत लगाओ। वो बड़ा बंदा बैग खोलने लगा। हैरान हो गया, यार इतने वेपन्स क्यों उठाए? वापस जाकर आर्मी बनाओगे क्या? मेरा काम मत करो। मैं बैग वापस लिया। इतनी सारी गन्स बेचने के लिए? पास एक थोड़ा पतला सोल्जर बोला, ये सब मिलाकर भी उस विदेशी की एक वॉच से कम है। उसने एक वॉच दिखाई, 23 लाख की है। छोड़ो ये टूटी फूटी गन्स। ये सुनकर मेरी आंखें खुली रह गईं। मतलब मैं एक पूरा बैग कचरा उठाए घूमता रहा। मन में उथल पुथल थी। फीमेल सोल्जर ने उस पतले बंदे को एक इशारा किया। वो समझ गया। आगे आकर बोला, भाई मैं हूँ, तुम ना होते तो आज हम सब खत्म थे। आगे कभी कुछ काम हो तो बड़े भाई को बताना। मैंने हल्का मुस्कुराया, हूँ भाई, हुईदू भाई, मौका मिला तो जरूर मिलता हूँ। तुम तीनों में से जिसका भी नाम लो, हम हेल्प करेंगे, चाहे कुछ भी हो। शुक्रिया हूँ भाई। एक नज़र में पेपर का सब याद कर लिया। गन्स नहीं जा सकती। 2 ऑप्शंस है, पहला हमारे साथ चलो, यूनिफॉर्म पहनो। मैंने तुरंत मना कर दिया, आर्मी नहीं करूंगा। फीमेल सोल्जर को इतना डायरेक्ट मना नहीं सोचा था। सोचकर बोली, ठीक है, दूसरा ऑप्शन, गन्स बुलेट्स यहाँ छोड़ो, आज की सब भूल जाओ, हम भी तुमसे नहीं मिले। मैंने सोचा बस शिकार का माल ले जाना है। ठीक है, गन्स रखती हूँ। गन्स एमओ दिए, ठंडे लहजे में बोला, जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स। यूंग ने राहत की सांस ली। अपना ख्याल रखना, जरूरत हो तो कॉल करना। मैंने कुछ नहीं कहा। कागज हो की हथेली पर रखा और मुड़ गया।
15 मिनट बाद कियांग भाई के पास पहुंचा। कियांग भाई का अंतिम संस्कार किया, अस्थियां साथ लेने की तैयारी की। तब युंकी ने अपने सुपीरियर को रिपोर्ट किया, युंके यह तो हार्बरिंग क्रिमिनल जैसा है, पर उस लड़के ने कोई नुकसान नहीं किया। अगर वो आर्मी में होता तो काम का था। उसने हाथ हिलाया। युंके हुईडू हु, तुम तीनों उसके पीछे जाओ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। ऐसे किसी को सोसाइटी में नहीं छोड़ सकते। ये तीनों चिंतित नहीं थे। ट्रैकिंग में इतना आसान था। जब मैं कियांग भाई का अंतिम संस्कार करके अस्थियां समेट रहा था, दिल भारी था। एक जंगल की तरफ भागा। मेरे 5 मिनट बाद यूं की टीम भी पहुंची। निशान फॉलो किए। थोड़ी देर बाद रुक गए। मेरे जाने के निशान अचानक गायब हो गए। तीनों ने एक दूसरे को देखा। यूंगे ने एक हाथ के साइज का ट्रैकिंग डिवाइस निकाला। अजीब, ये लड़का उस तरफ कैसे गया? काफी दूर पहुंच गया, पर बर्फ पर कोई निशान नहीं। कुछ देर बाद मैंने शिकार का माल बेचा, पैसे लिए और गांव लौटा। चियांग भाई का घर, उनकी माँ, दूसरे चाचा। मैंने कियांग भाई की अस्थियों को चमड़े की थैली में निकाला और इन तीनों के सामने घुटने टेक दिए। कियांग भाई की माँ और चाचा सब उस थैली को देखते रहे। न आंसू न चीख। लगा जैसे इस तरह के सीन देख देख कर आदत हो गई हो, या पता था एक दिन यही होना था। पर यह चुप्पी रोने पीटने से ज्यादा तकलीफदेह थी। तभी एक घबराई हुई आकृति भीड़ को धकेलती हुई आई, ठिठकती हुई मेरे पास आई। उस थैली को देखते ही जैसे पत्थर बन गई। अचानक उसने मुझे घूरते हुए चिल्लाया, तुम कैसे वापस आए? मेरे भाई कहाँ हैं? शिटो, कियांग भाई की माँ ने कमजोर आवाज में पुकारा, पर रोकने की ताकत नहीं थी। डोंग जिनशी ने मेरा गला पकड़ा। बोलो, यह क्यों? मेरा भाई मरा, तुम क्यों नहीं मरे? डोंग जिनशी माँ की आवाज की परवाह नहीं की, मुझ पर मुक्के बरसाने लगा। मैं ना हटा ना बचा, मुक्के चेहरे पर लगते रहे। चाचा ने दौड़कर डोंग जिनशी को पकड़ा। उसने एक झटके में चाचा को भी उड़ा दिया। डोंग जिनशी की आंखें लाल हो गई। घर में घुसकर एक कसाई वाली नाइफ लेकर निकला। मेरे बाप फेंग फैमिली की वजह से मरे, अब मेरे भाई। फेंग फैमिली को तो मरना ही चाहिए। तुमने मेरे भाई को मारा, तो मैं मारे बिना नाम नहीं बदलूंगा। वो मुझ पर झपटा। चाचा ने बिना देखे एक लात डोंग जिनशी के पेट में मारी। वो दूर जा गिरा। गांव वाले मिलकर पागल डोंग जिनशी को रोके। मुझे दादाजी घर ले गए। सब सुनकर दादाजी ने एक आह ली। पैसों का एक बंडल निकाला। शाओलैंग, शीटो से झगड़ा मत करना, वो तुमसे छोटा है, इस बार गुस्से में है। पहले बाहर जाओ, थोड़े दिन रहो। मैं अभी भी चुप था, पर सुन्न होकर अपना सामान बांधने लगा। धीरे से दादाजी को एक झुककर प्रणाम किया और चला गया। पड़ोस में डोंग जिनशी अब भी उस अंधे दुख में था। चुपचाप घर से निकला। कियांग भाई से वादा किया था डोंग जिनशी का ख्याल रखूंगा, इसलिए हाथ नहीं उठाया। हाथ उठाता तो 10 डोंग जिनशी भी मेरे सामने नहीं टिकते। कियांग भाई के शिकार के बदले मिले 15 लाख रुपए शेनजी के पास छोड़े। अकेले गांव से निकल पड़ा। दूसरी तरफ 24 साल के मेजर, जो यहाँ टॉप सुपीरियर थे, युन के ने शांत चेहरे से कहा, चाओ मिनिस्टर, इस मिशन में हमारे एक साथी की जान गई। जो बचा उसका नाम फेंग लैंग है। इसे स्प्रिंग रिक्रूटमेंट में जरूर रिक्रूट करो, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। पर उन्हें नहीं पता था मैं गांव छोड़ चुका था। एक गांव के दोस्त के साथ प्रोविंशियल सिटी आ गया। सोचा था कोई काम करूंगा, पर पहाड़ पर किंग, शहर में जोकर, ना डिग्री ना एक्सपीरियंस। इंटरव्यू से पहले ही रिजेक्ट। साथ में दादाजी के दिए 250 रुपए। 3 दिन में आधे कंगाल। अब शहर में बर्फ में काम ढूंढते हुए पूरे दिन घूम चुका था। बर्फ ने सर से पांव तक ढक लिया। भाप छोड़ते हुए चल रहा था। अजनबी शहर में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। आखिरकार दिमाग धुंधला होने लगा। चाहे खुद को टॉप एक्सपर्ट समझूं, बीमारी को नहीं रोक सकता। एक गली में गिर पड़ा। आंखें बंद होने से एक पल पहले उस सुनसान गली में एक आकृति बर्फ में दौड़ती आई। कहाँ दर्द हो रहा है? जल्दी जागो। थोड़ी होश बेहोशी में लगा जैसे किसी ने कपड़े उतारे और एक नाजुक हाथ मेरे बदन पर घूम रहा है। जब दोबारा आंख खुली तो एक अजनबी कमरे में था। बिस्तर पर एक अच्छी खुशबू थी। मुश्किल से उठा। देखा मेरे बदन पर कुछ बैंडेज लगे थे। तुम जाग गए। कल रात 40 से ज्यादा बुखार था। मुझे लगा दोपहर तक सोओगे। तब मैंने देखा बिस्तर के पास एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। कमजोर आवाज में पूछा, तुम कौन हो? ये कहाँ है? ये मेरा घर है। मेरा नाम फेंग बाओबाओ है। कल रात मैं ऑफिस से वापस आते हुए सड़क पर तुम्हें उठाया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। इतने दिनों में पहली बार बुखार आया। घबरा कर बोला, शुक्रिया। जब उसे पता चला मैं अकेला प्रोविंशियल सिटी काम ढूंढने आया हूँ। फेंग बाओबाओ ने पूछा, अरे इतने छोटे हो अभी, बाहर कैसे काम? 18 साल का हूँ, छोटा नहीं। इतनी खूबसूरत लड़की ने मुझे इस तरह घूरा, बेचैन हो गया। बस 18, छोटे ही हो। चलो दीदी बोलो। फेंग बाबो के दांत हंसी में चमके। मेरा मन ऊपर नीचे था। न जाने कब उसने एक बोल दे दिया। धीरे से बोला, दीदी। चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मुझे एहसास था कि पूरा बदन खुला था। लगा यही लड़की रात को नहलाने के लिए कपड़े उतारे। कियांग भाई के बाद पहली बार किसी ने इतने ध्यान से केयर किया, वो भी एक लड़की ने। उसी के घर में एक पूरा दिन आराम किया। सोचा था जब वो ऑफिस जाएगी तो चला जाऊंगा। तभी फेंग बाओबाओ उसी लॉज का मेरा सामान लेकर आ गई। मैंने तो बस जिक्र किया था कि लॉज में रह रहा हूँ। उसने वहां पहुंचकर रूम खाली करा दिया। बाहर काम ढूंढना आसान नहीं, लॉज में क्यों रहो, कुछ दिन यहाँ रहो। मेरे मना करने से पहले ही बोली, भूख लगी होगी, ये देखो। उसने एक के बाद एक टिफिन निकाले। पूरी टेबल भर गई। मैं बेवकूफों की तरह खड़ा था। इतना सारा खाना कम से कम काफी कीमती होगा, पर रेस्टोरेंट में जो गेस्ट ने छोड़ा वो पैक करके ले आई। मन थोड़ा हल्का हुआ। सच में भूख लगी थी। फेंग बाओबाओ के साथ खाने बैठा। बातों में पता चला फेंग बाओबाओ भी माँ बाप अर्थक्वेक में गए थे। घर में चाची ने लालच में उसे एक 40 साल के आदमी से बेचना चाहा। फेंग बाओबाओ ने लड़कर कुछ पैसे वापस लिए और अकेली इस शहर में आ गई। उसे बाप से सीखी हुई सिचुआन हॉटपॉट बेस बनाना आती थी।
रेस्टोरेंट ओनर ने ये देखकर उसे शेफ बना दिया। फंग बाओबाओ की पूरी कहानी सुनकर मेरा मन दर्द से भर गया। उसकी रक्षा करने का मन हुआ। तभी फंग बाओबाओ ने एक कोल्ड ड्रिंक दी। ठीक है, बुखार अभी है, विटामिन सी पियो और सो जाओ, मैं नहाए जाती हूँ। बिस्तर पर लेटते हुए मन में अजीबोगरीब फीलिंग थी, जैसे सब कुछ सपना हो। ये भी नोटिस नहीं किया कि बदन में कुछ हलचल हो रही है। सोचा शायद बुखार अभी पूरा नहीं उतरा। तभी दरवाजे पर फेंग बाबू की आवाज आई। सोए नहीं अभी, बुखार में ज्यादा आराम चाहिए। वो दरवाजा खोल कर आई। अरे तकिया तो देना भूल गई। जरूरत नहीं, मैं मना करने लगा, पर नहाकर आई फंग बाओबाओ ने सिर्फ टॉवल लपेटा था। देखकर रुक गया। उसे मेरी बेचैनी दिखी, झुककर तकिया ठीक किया। अचानक रुकी, मेरी तरफ एक कदम आई, नीचे से ऊपर तक देखा, गले तक लाल होकर धीरे से बोली, छोटे। अगले ही पल फेंग बाबाओं ने मेरे होठों पर किस कर लिया। फिर जो हुआ वो सब जानते हैं। यहाँ 10,000 वर्ड्स छोड़ते हैं, बस इतना। खुशी अचानक आई। लगातार 3 दिन मैं और ये लड़की जिससे कुछ दिन पहले मिला था, दोनों एकदम क्लोज हो गए। जैसे ही मैं उसके गाल छूने वाला था, अरे मत छुओ। फेंग बाबाओं ने मेरा हाथ पकड़ा। शरारत नहीं, मुझे दोबारा मेकअप करना है। आज श्योयान है, रेस्टोरेंट में साथ चलोगे? मुझे थोड़ा अजीब लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सब फैमिली जैसे हैं। तुम मेरे हस्बैंड हो, बिल्कुल ठीक है। और उन दिनों में रोज फेंग श्योयान की बात वापस आए। मेरा चेहरा चमक रहा था, क्योंकि रेस्टोरेंट ओनर को पता चला कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो उन्होंने कुछ दिन में काम पर बुला लिया। मुझे लगा जिंदगी बन गई। मैंने तय कर लिया, फेंग बाबो के अलावा किसी से नहीं। अगले दिन शाम को जैसे हमेशा की तरह उसे लेने जा रहा था, दूर एक गली से एक आकृति लड़खड़ाती हुई आई। वो बंदा 10-20 मीटर भागा और नहीं भाग पाया। दोनों हाथ दीवार पर टिकाए पांव घसीट रहा था। तभी गली के मुंह पर 2 और लोग दौड़ते आए। उनकी आहट सुनते ही वो बंदा एकदम गिर पड़ा। एक हाथ जमीन पर जोर जोर से सांस ले रहा था, उठ नहीं पा रहा था। कहाँ दर्द हो रहा है? वो जोर जोर से सांस ले रहा था, बोलने की ताकत नहीं थी। मुझे डर था फेफड़े फट जाएंगे। नहीं पता था इतना भागा क्यों। तभी दौड़ते हुए आए 2 लोग, बोले, कॉमरेड, हम पुलिस हैं, इसने किसी का वॉलेट चुराया है, इसे पकड़वाओ। दोनों की यूनिफॉर्म देखी, सच लगे। बिना रुके उस बंदे को थाम कर चल दिया। उसमें रेजिस्ट करने की ताकत नहीं थी। कॉमरेड, शुक्रिया, थोड़ी रिकॉर्ड के लिए स्टेशन चलना होगा। आपने पुलिस की मदद की है, रिवॉर्ड भी है। मैं थोड़ा रुककर उनके साथ एक पुलिस वैन में बैठ गया, पर 1 मिनट से कम चले थे कि मन में एक बेचैनी हुई। 10 मिनट से कम में वो फिर एक रूम में ले जाया गया। तुम वही हो जिसने उस थीफ को पकड़ा? आओ बैठो, पानी पियो। मैंने भौएं चढ़ाई, बैठकर बोला। मुझे नहीं पता था वो वांटेड है। मुझे लगा कहीं तकलीफ है। तुम्हारा नाम क्या है? वो नेता जैसे पुलिस ने बात काटी। तुम वेस्टर्न 6 में रहते हो? मुझे थोड़ा स्टेटमेंट का तरीका पता था, ज्यादा नहीं सोचा। मेरा नाम फैंग लैंग है, फिलहाल गर्लफ्रेंड के यहाँ रह रहा हूँ। एड्रेस देने के बाद बोला, पुलिस भाई मुझे नहीं पता था वो थीफ है। स्टेटमेंट लेने वाले ने बात काटी। जो चुराया गया उसमें एक कीमती चीज कम है। क्या तुम्हारी पॉकेट में तो नहीं? चेक करना होगा। बेचैनी और बढ़ गई। अभी एड्रेस बता दिया फेंग बाबा का। जरूरत नहीं, मेरी पॉकेट में कुछ नहीं। कॉमरेड, रूटीन प्रोसेस है, एक बार देख लो फिर जाओ। उसने तलाशी लेना शुरू किया। अभी तक कुछ गड़बड़ फील हो रहा था। झिझक कर उसे सब चेक करने दिया। तभी वो जब झुका, उसकी गर्दन पर एक ग्रीन स्कल टैटू दिखा। पुलिस ऑफिसर और टैटू। मेरा दिल एक पल के लिए रुका, क्योंकि बॉर्डर पर जो विदेशी आम लोग थे उन पर भी यही टैटू था। तभी एक खतरनाक नजरों वाला बंदा अंदर आया। सबको देखकर उसने सिर हिलाया। मेरे रिएक्ट करने से पहले ही झुका हुआ वो बंदा अचानक पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। इस मुक्के में बहुत ताकत थी। नर्व सेंटर पर लगा, लगभग बेहोश हो जाता। चीजें कहाँ हैं? निकालो, वरना आना उतना आसान है जितना मुर्गी काटना। मुझे पता चल गया था कि ट्रैप में फंसा हूं। दर्द से हिल भी नहीं पा रहा था। मुश्किल से बोला, मैं तो बस रास्ते में था। उसने उठाकर एक और मुक्का पसलियों पर मारा। मैं दर्द से कराया, चक्कर को कंट्रोल किया, पूरी ताकत से फाइट मोड में आने की कोशिश की। साथ में लाया गया वो मिडिल एज्ड आदमी कूड़े की तरफ फेंक दिया गया। दिमाग में एक चमक आई। पलक झपकते मेरी आंखें तेज हो गईं। दाहिना हाथ बंद मुट्ठी में मिडिल नकल बाहर निकला। एक झटके में ग्रिप से छूटा। उसकी हैरानी में एक जोरदार मुक्का उसके नर्व पॉइंट पर। उस बंदे का आधा बदन सुन्न हो गया। पांव तेज हुए और दरवाजे की तरफ झपटा। स्टेटमेंट वाला बंदा चिल्लाया और मेरी तरफ दौड़ा। दरवाजे पर वाले ने एक नाइफ निकाली, डिफेंसिव पोज में। मैंने झटपट एक टर्न लिया, जमीन पर हैंडपुट और स्प्रिंग की तरह उछला। एक किक में पीछे वाले को उड़ा दिया। दरवाजे वाले ने सीधे गर्दन पर नाइफ चलाई, जान लेना चाहता। मैंने बिना रुके हाथ बढ़ाया, उसका नाइफ वाला हाथ हटाया। नाइफ मेरी बाह के नीचे से निकली। उसी में एक पंच गर्दन पर मारी, मिडिल नकल से थ्रोट पर। उसकी आंखें फटी रह गईं। हाथ पांव छोड़ता हुआ गिर गया। तभी पीछे से एक और बंदे ने डैगर से मेरी पीठ पर वार करने की कोशिश की। मुझे पता था वो आएगा। बिना देखे एक किक, एक परफेक्ट हिट उसके टेंपल पर। वो एक झटके में बेहोश। तीनों खत्म, और अब मैं निकलने ही वाला था कि एक तेज ड्रेड ने पूरे बदन को जकड़ लिया। रोंगटे खड़े हो गए। जोर से हाथ ऊपर उठाया ब्लॉक के लिए। एक परछाई आंखों के सामने तेजी से बड़ी हुई, और मैं किसी ट्रेन की टक्कर जैसा उड़ा। मुंह से खून निकला, साथ ही पीछे से एक और पंच। चेहरा तमतमाया। उस पंच को इग्नोर किया, हाथ मुट्ठी में बंद। उस बंदे की ठुड्डी पर एक जोरदार हिट। उसकी स्कल क्रैक हुई। वो हाथ का मुक्का मेरे चेहरे पर भी लगा। 8 लोग। दरवाजे पर हमले वाला बंदा गुस्से से बोला। उसने मुझे पलटा, नब्ज और सांस चेक की, जोर से बोला, 8, तुम 4 लोग एक बच्चे को नहीं रोक सके? बेकार कहीं के। 4 में से जो अभी जिंदा था वो उठा, और 2 लोग जल्दी आए, सिर झुकाए खड़े थे। फौरन बॉडीज हटाओ, इन 3 बेकारों को लेकर चलो, जल्दी जाना है। तीनों दिल थाम रहे थे। उन सबकी आर्मी में गिनती टॉप में थी।
पर एक बच्चे ने 3 मार दिए, एक से हारे। थोड़ी देर बाद मुझे और उस मिडिल एज्ड आदमी की लाश को शहर के बाहर ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया। फिर चले गए। ट्रेन निकलती तो सब नेचुरली हो जाता। लाश हटाने का यह सबसे सेफ तरीका था। जैसे ही ट्रेन व्हील्स मुझ पर आने वाले थे, मैंने झटके से आंखें खोली। एक जोरदार रोल। ट्रेन की पटरी के साइड पर आ गया। बदन पर कुछ चीजें लगी पर जान बची। दरअसल मैं उस वक्त मरा नहीं था। मैंने पुरखों का सिखाया हुआ एक टेक्निक यूज किया था, जैसे सांस रोकना, और एक जुआ खेला। जो मैंने सोचा वही हुआ। जैसे तैसे उठा, घायल बदन को घसीटते हुए फिंग बॉबॉ की तरफ चला, क्योंकि मैंने उन्हें उसका एड्रेस बता दिया था। सोचने से ही डर लग रहा था। जब घायल बदन को घसीटते हुए फिंग बॉबो के एड्रेस पर पहुंचा तो दरवाजे पर रुक गया। बाहर कई पुलिस कार्स खड़ी थी और पूरी तरह आर्म्ड पुलिस। बाओ बाओ, मैं चिल्लाया और दौड़ पड़ा। रुको, कौन हो? एक यूनिफॉर्म वाले ने हाथ रोका। उस वक्त मेरे दिमाग में पहले वाले फेक पुलिस याद आए। मेरी आंखें लाल हो गईं। एक पंच किया। हट जाओ। उस बंदे ने मेरी कलाई लॉक की। एक स्वीप में पांव हिले और मैं बैलेंस खो रहा था कि वो बंदा चौंका। दोनों हाथ एक्स बनाकर उसने एक किक ब्लॉक की, पर मैं उठने से पहले कई आर्म्ड पुलिस ने झपट कर पकड़ लिया। इंटरनल इंजरी वाले बदन ने टाइम पर रिएक्ट नहीं किया। मुझे छोड़ो। एक आदमी अंदर से निकला, एक नजर देखा और बोला, इसे खड़ा करो। मेरे बदन पर खून देखकर उसका चेहरा बदला। तुम कौन हो? ये खून कहाँ से आया? मैं बस उसे घूरता रहा। अगर तुमने फेंग बाबा को कुछ किया तो भूत बनकर भी छोड़ूंगा नहीं। पैन इंस्पेक्टर ने आंखें सिकोड़ी। मेरे बदन से निकली किलिंग एनर्जी ने भी उसे थोड़ा हिला दिया। ये लड़का जरूर कभी किसी को मार चुका है। तुरंत बोला पास वाले से, इसे देखो, पहले स्टेशन ले चलो। स्टेशन पहुंचा तो थोड़ा शांत हुआ। ये लोग सच में रियल पुलिस लगे। इंटरोगेशन रूम में तान इंस्पेक्टर ने बोला, फेंग बाबा से क्या रिलेशन है? कैसे जानते हो? सच बताओ। फेंग बाबा मेरी गर्लफ्रेंड है। हम एक हफ्ते से भी कम जानते हैं। फेंग बाबा ठीक है ना? तान इंस्पेक्टर ने आंखें सिकोड़ी। उसे एक बार किडनैप किया गया, घर उल्टा हुआ, किसी ने रिपोर्ट किया, बेहोश हालत में 2 आदमी ले गए। ये सुनते ही मैं उठने लगा। प्लीज, बाबा को बचाओ। वो लोग जान से मारने में भी नहीं रुकते। फिर तान इंस्पेक्टर के सवालों में मैंने सब बता दिया, सिर्फ किसी को मारने वाला हिस्सा छोड़ा। फिर दोनों उस बिल्डिंग की तरफ गए जहां वो फाइट हुई थी, कोई क्लू ढूंढने। पर वह रूम पूरी तरह साफ था। एक फिंगरप्रिंट भी नहीं, कोई क्लू नहीं। और वो मिडिल एज आदमी जो ट्रेन पटरी पर था, उसका भी कोई गवाह नहीं। मैं एक झटके में इस केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन गया। जो मैंने बताया उसे कंफर्म करने वाला कोई नहीं। पुलिस को लगने लगा मैंने स्टोरी बनाई है, पर केस में बहुत सारी चीजें और थीं, बहुत होल्स थे। इसी वजह से स्टेशन में मैंने कहा, एक कॉल कर सकता हूं? कान इंस्पेक्टर ने आंखें सिकोड़ी पर अपना फोन दे दिया। नंबर बोलो। मैंने याद से एक नंबर बोला। मन में उम्मीद थी। कॉल लगी। एक अजीब आवाज आई, हुआक्सिया माइनिंग लिमिटेड। एक्सटेंशन नंबर बताइए। उसकी चीजें उसे मत छुओ। एक मेडिकल स्टाफ से चेक करवा दो बस। थोड़ी देर बाद सिंपल ड्रेसिंग हो गई। थका हुआ बोला, ऑफिसर सच में घायल हूँ, बैग में जो मेडिसिन है वो जरूरी है, नहीं ली तो मुश्किल होगी। तान इंस्पेक्टर ने मेरी बात इग्नोर की, कुछ देर घूरा, फिर बोला, पागलपन। इस केस में तुम्हारा रोल जो भी हो, एक बात साफ है, तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। तुम्हारे बदन से खून की बू आती है। तुमने पहले भी किसी को मारा है, ये बात क्लियर करनी होगी। दिमाग में एक झटका लगा। अगर पहले शिकार वाली बात निकली तो जेल होगी, और उन फेक पुलिस को मारने की बात साबित नहीं हो पाई तो बहुत बड़ी मुश्किल। पर मैंने दिमाग नहीं खोया। जैसे कुछ याद आया हो, सिर उठाकर बोला, एक कॉल कर सकता हूँ? टर्न इंस्पेक्टर ने आंखें सिकोड़ी, फिर भी फोन निकाला। नंबर बोलो। मैंने मेमोरी से एक नंबर बोला। मन में कोई गारंटी नहीं थी, बस ट्राई करना था। कॉल लगी। एक ऐसी आवाज आई जो मेल फीमेल कुछ नहीं लगी, बिल्कुल कोल्ड। हुआक्सिया माइनिंग लिमिटेड। एक्सटेंशन नंबर डायल करें, हैश से एंड करें। मैंने तुरंत एक एन्क्रिप्टेड कोड बोला। तान इंस्पेक्टर की भौं थोड़ी उठी। झिझकते हुए वो कोड डायल किया। मैंने एक एन्क्रिप्टेड कोड बोला। तान इंस्पेक्टर की भौहें चढ़ गई। झिझक कर कोड डायल किया। 1 सेकंड से कम में एक मीठी आवाज आई, ट्रांसफर सक्सेसफुल, आइडेंटिटी या डिपार्टमेंट बताइए। तान इंस्पेक्टर अब मुझे अजीब नजर से देख रहा था। मैंने फोन से बोला, यूंकी को बुलाओ। थोड़ी देर बाद यूंकी ने मेरी सिचुएशन सुनी और ठंडे लहजे में बोली, अब एक भी वर्ड मत बोलना, मैं जल्दी हैंडल करती हूँ। बोलकर सीधे कॉल काट दी। तान इंस्पेक्टर अभी भी अजीब एक्सप्रेशन से फोन हाथ में लिए मुझे देख रहा था। काफी देर सोचने के बाद जैसे दांत दर्द हो, खुद ही मेरी हैंडकफ्स खोली। पागलपन, यहाँ बैठो, हिलना नहीं, थोड़ी देर में खाना आएगा, ये कहकर पलट गए। थोड़ी देर बाद जब मैं गरम वॉन्टन सूप बॉल मन लगाकर पी रहा था, एक 2 स्ट्राइप 2 स्टार ऑफिसर पुलिस स्टेशन में आया। ओल्ड टैन, लगता है आजकल बड़े मजे में हो। तान इंस्पेक्टर ने सल्यूट करके हंसते हुए कहा, सच में एक दिन 5 किलोमीटर ना दौड़ूं तो बेचैनी होती है। CUI कॉमसर, कैसे तशरीफ लाए? तुम्हें देखें? जाओ, तुम्हारे लिए वक्त कहाँ। पूरी सिचुएशन समझने के बाद CUI झोंकशाओ मेरे पास आए। यूंकी और हुहू ने कहा है मैं हेल्प करने आया हूँ। एक सीधा सवाल है, सच बताना। पहले तुम्हारी सिचुएशन बताता हूँ। मन में एक गर्मी आई। सीरियसली से हिलाया, खुद को शांत किया। तुम्हारे बदन का खून ट्रेन पर मिले आदमी से मैच करता है। प्रूफ नहीं है कि तुमने मारा, पर यह भी नहीं कि नहीं मारा। इस दौरान तुम्हें सस्पेक्ट की तरह लिमिटेड फ्रीडम मिलेगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अपहरण में तुम्हारे पास टाइम नहीं था। पुलिस ने क्लियर किया तुमसे कनेक्शन नहीं है। झोंगशाओ ने पॉज किया, फिर बोला, अब मेरा जवाब दो, एक बार ही पूछूंगा, तुमने किसी को मारा? मैंने गहरी सांस ली, रुक कर पूछा, मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? यूंकी को जिस पर भरोसा है उस पर भी मैं यूंके जैसा हूँ, जिंदगी दे सकते हो, उसी तरह मैं भी तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि यूंके ने बिना कंडीशन तुम पर ट्रस्ट किया।
मैंने रोने को दबाया, फीलिंग को कंट्रोल किया। 10 मिनट से कम में पूरी बात बता दी। जोंगशाओ ने ग्रीन स्कल टैटू सुनकर चेहरा पल भर के लिए बदला। ये कंफर्म है वो टैटू? मैंने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल बॉर्डर पर देखे जैसा था। जोंगशाओ के सोचने के दौरान उनकी परमिशन से कान इंस्पेक्टर ने मेरे बैग से मेडिसिन दे दी। पुरखों की सिखाई इंटरनल इंजरी की मेडिसिन लेकर राहत हुई। जोंगशाओ ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, इस टैटू से जुड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल एक ही सोल्यूशन है, मेरे साथ चलो, आर्मी में जाओ, यूनिफॉर्म पहनो, साथ ही लोकल इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करो। पर अगर तुम्हें किलर साबित कर दिया तो लॉ से नहीं बचोगे। हालांकि पुलिस इनोसेंट को नहीं फंसाती। तुम यहाँ भी रह सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। मैंने सोचा, जल्दी डिसाइड किया, ठीक है, आर्मी जाऊंगा। अब जब आर्मी चूज किया तो रूल्स फॉलो करने होंगे, ऑर्डर्स माने जाएंगे, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। और तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती है, उसे कंट्रोल में रखना, हाथ में मेजर होना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो फोर्स नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीरियसली जवाब दिया। CUI भाई, मैं कर सकता हूँ। फिर पूछा, क्या युमके और हुईडू भाई से मिल सकता हूँ? झुंगशाओ हंसे, हाँ, पर मिलना है तो ट्रेनिंग में टॉप करना होगा। वो ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। युमके ने इतनी हेल्प की, उनसे खुद मिलकर शुक्रिया कहना जरूरी था। थोड़ी देर बाद झोंगशाओ मुझे स्टेशन से ले गए। अगले दिन दोपहर को एक गैरिसन पहुंचे। झोंगशाओ CUI ने सब अरेंज करने के बाद बोला, फिंगलैंग, यहाँ ली कैप्टन की बात मानना। 1 महीने में नए रिक्रूट्स आएंगे, तब तक ध्यान रखना, हाथ में मेजर होना, नहीं तो कोर्ट मार्शल हो सकती है। समझ गया CUI भाई? उनकी सारी बातें सुनते सुनते मन में शुक्रगुजारी थी। ठीक है, बाबू की खबर रखूंगा, तुम निश्चिंत होकर आर्मी करो। COE कैप्टन ने पास के लेफ्टिनेंट की तरफ देखा। ये बच्चा तुम्हारे हवाले। यस सर। COI कैप्टन के जाने के बाद ली हाओ मुझे यूनिट में ले गए। उस वक्त यूनिट में सिर्फ 3 ओल्ड सोल्जर्स थे जो ट्रांसफर होने वाले थे। ली हाओ ने एक को कहा, COI योंग, फेंग लैंग को तुम्हारे हवाले। 1 महीने बाद नए रिक्रूट्स और नया कैप्टन आने से पहले सब खुद अरेंज करो। बहुत ज़्यादा मत करना, भले ही ट्रांसफर हो रहे हो। ओके सर, कैप्टन सेफ रहो। मुझे कंधे पर थपकी दी और चले गए। वो जाते ही तीनों मेरे साथ बेफिक्र हो गए। यार चलो, पहले तुम्हें रूम दिखाते हैं, फिर बारबेक्यू और ड्रिंक्स। एकदम बेफिक्र होकर मुझे तीनों ले गए। जल्दी ही उन तीनों के साथ मजा आने लगा। बारबेक्यू जमाई, मांस पकाते हुए ठंडी ड्रिंक्स के साथ माहौल जमा। तीनों एक्सपीरियंस्ड ओल्ड सोल्जर्स थे जो ट्रांसफर वाले थे। अगले महीने नए रिक्रूट्स आते तो उनकी आर्मी लाइफ खत्म। ऊपर वाले भी जानते थे, इसलिए थोड़ी छूट थी। बस 20-25 दिन बचे हैं। जो अच्छी चीजें हैं सब निकालो, डीप वाटर बॉम्ब भी लाओ, जो चाहो पियो। ये क्या देश के अंदर है? ये मेरी सोची हुई आर्मी से थोड़ी अलग है। मैं तुरंत तीनों के साथ घुल मिल गया। पर यह भी महसूस हुआ कि ये तीनों जोर से हंस रहे थे, जैसे अंदर से कुछ दबा हो। उस रात उस बड़े से गैरिसन में सिर्फ हम 4 थे। सब खूब पिए, बिस्तर तक नहीं पहुंचे। अगले दिन होश आते ही मैं बेचैन हो गया। साफ करते हुए बोला, माँ भाई यहाँ गन है, थोड़ी प्रैक्टिस करूं? बस गन चलाना है। नए रिक्रूट्स को स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग होती है। गम तो लास्ट में आती है। पहले फिटनेस, फिर कॉम्बैट टैक्टिक्स, सब पास करना होगा। गम तब। ये सुनते ही आंखें चमकी। इतनी सारी गन्स होती हैं? हाँ, मशीन गन, ऑटोमेटिक राइफल, स्नाइपर गन, सब है। बुलेट्स की कमी नहीं। मैं एक्साइटेड हो गया, हाथ की बॉटल छोड़ी। तो अभी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। माता और तीनों एक दूसरे को देखने लगे। यार आज 29 तारीख है, सीरियसली अभी ट्रेनिंग? 29 हो तो क्या, ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है यार। आर्मी के रूल्स हैं, ट्रेनिंग शुरू हुई तो तुम सोल्जर हो, फिर ऐसे नहीं रह सकते। तो शुरू करते हैं। भाई आर्मी ज्वाइन किया है तो मजाक में नहीं जाऊंगा। माताओं ने मेज थपथपाई। ठीक है, सीरियस होकर बोला, ट्रेनिंग में मुझे क्लास सार्जेंट बोलो। जवाब क्लियर और जोर से, हाँ या नहीं। मैंने स्ट्रेट बोला, हाँ। उन्हें नहीं पता था मेरी ट्रेनिंग क्या करने वाली थी। जल्दी ही फील्ड पर पहुंचा। मिलिट्री पोस्चर और परेड सीखने लगा। माताओं एक तरफ फ्राइड चिकन और बियर के साथ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। धीरे धीरे देखा मेरी मूवमेंट्स अच्छी हैं। ओल्ड COI, ये बच्चा तो काम का निकला। स्टैमिना भी अच्छा है। पास से आए COI योंग भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ट्रांसफर हो रहे हैं, अब कोई नया टैलेंट क्या करेगा? अभी तो खाओ पियो। दोपहर खाने के बाद मैंने पूछा, माँ भाई बस यही करते उस? थोड़ा सिंपल है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। माता उठा, भाई तो पहले फिटनेस होल्ड करते हैं। वैसे याद रखना, अभी 5 किलोमीटर रन। थोड़ी देर बाद 5 किलोमीटर बेदम हुए बिना वापस आया। माता थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, तुरंत बोला, अगला पुल अप बार। माताओं ने खुद एक फुल रोटेशन करके दिखाया। सांस फूला, 100 करो। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बचपन से पहाड़ पर पेड़ों पर झूला है। घंटों ऊपर चढ़कर जोरदार स्पिन लेने लगा। यार माताओं को देखकर आंखें खुली रह गईं। ये छोटा सा बच्चा इतनी तेज स्पिन कर रहा है। उन्होंने आर्मी में इतने साल नहीं देखा था ऐसा। थोड़ी देर बाद उसने भावहीन होकर कहा, और 200। मैंने बिना कुछ बोले राउंड लेता रहा, कोई फर्क नहीं। 5 मिनट बाद माताओं की नम होती आंखें देखकर 300 पर एक बैकफ्लिप लगाकर स्थिर उतरा। क्लास सार्जेंट और क्या? पसीना पोंछते हुए पूछा। थोड़ी देर बाद मातो पागल हो गया, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट दिया हर एक में मैं ऊपर से पूरा किया, बस गन्स के अलावा। 5 दिन बाद कैप्टन ली हाओ एक डार्क मोड में कैंप पे आया। रिटायरमेंट की वजह से वो भी ट्रांसफर हो रहे थे, जिससे वो बहुत दुखी थे। पूरा कैंप खाली था, इसलिए कैप्टन ने खुद एक नए सोल्जर को हैंडल किया। उन पर पहले से ही गुस्सा था। एक चक्कर लगाया, कोई नहीं मिला। पत्ते और धूल हर तरफ। गुस्सा दबाते हुए आधे घंटे बाद ट्रेनिंग ग्राउंड पर हम 4 मिले। उस वक्त मैं पुल अप बार पर स्पिन ले रहा था। 3 ओल्ड सोल्जर्स, एक हाथ में बियर, एक में बीफ,
मेरी काउंट कर रहे थे। 315, 316। ली हाओ ने दूर से देखा। 3 ट्रबलसम ओल्ड सोल्जर्स एक नए सोल्जर को तंग कर रहे थे। पर देखते देखते पता चला कुछ गड़बड़ है। मैं अभी भी स्पिन ले रहा था। 500 तक पहुंच गया। 300 आम एक्सपर्ट होता है और ये तो नया सोल्जर है। 513 पे मैंने हाथ छोड़ा, बैकफ्लिप लगाया, स्थिर रहा। तीनों पुराने सोल्जर्स मेरे पास दौड़े। कोई बियर लाया, कोई टाउल, जैसे किसी स्पोर्ट्समैन का स्वागत। कुछ और माताओं कुछ बोलने वाला था। क्यू योंग ने पहले कहा, मुश्किल से अभी इस लेवल पर आए हो, अभी कमी है पर बुरा नहीं। आगे वेट 10 किलोमीटर्स, हॉरिजॉन्टल बार, पुशअप, फ्रॉग जंप। ली हाओ दूर से देख रहा था। 3 पुराने सोल्जर्स एक नए को मेहनत करवा रहे थे। वो भी हैरान था। और जब देखा मैं 30 किलो वेट के साथ सर्कल्स में दौड़ रहा हूँ तब वो आगे आए। माताओ और बाकी ने ली हाओ को देखा और बियर बॉटल फेंकी। मुंह का तेल भी नहीं पहुंचा, सीधे टेंशन में आ गए। अच्छी जिंदगी तो है, बियर और बीफ और सर्कस भी देख रहे हो। क्यों नहीं, हमने दबे से ये खुद ट्रेनिंग मांग रहा था। ली हाओ ने ध्यान नहीं दिया। अभी दौड़ रहे मेरी तरफ देखा और जोर से बोला, वो कौन सा है, मेरे पास आओ। उस वक्त मैं थका था, मसल्स में दर्द था। बिना सिर उठाए उनके पास से दौड़ता निकल गया। माताओं ने देखा, खतरे को भांप लिया। जोर से बोला, प्राइवेट फैंग लैंग, रन खत्म, आराम। यस। रुका, पलटा और दौड़ते हुए आया। लिहाओ के सामने पहुंचकर माताओं से बोला, माँ सार्जेंट, 2 राउंड्स अभी बाकी थे, क्यों रोका। माताओं का मुंह उतर गया। धीरे से बोला, कैप्टन ने तुम्हें बुलाया था। बुलाया मुझे? मैं थोड़ा कंफ्यूज था, फिर भी दौड़कर कैप्टन के पास गया। लिहाओ का पूरा अंदर का गुस्सा उबल रहा था। एक कैप्टन और एक ओल्ड सोल्जर ने मुझे इग्नोर किया। रिटायरमेंट का दर्द और था ही। तुम फेंग लैंग हो? उन्होंने कहा, तुम्हें ट्रेनिंग पसंद है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। झुंगशाओ ने कहा था, ट्रेन में अच्छे रहो, तब युमके से मिलना होगा। वार्म अप खत्म, कल से एक्चुअल ट्रेनिंग डिसमिस्ड। ये अनाउंस कर दो, 314 रेजिमेंट 3rd बटालियन 3rd कंपनी की बेसिक ट्रेनिंग कल से मेरे नेतृत्व में। CUI योंग क्लास सार्जेंट, जो भी एक भी। यस। क्यू योंग तीनों चुपचाप मन में रोए। उन्हें भी साथ में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कैप्टन की रिटायरमेंट आ रही है, ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। सियोंग ने हिम्मत करके पूछा, सर क्या कंपनी की सफाई करनी है? लिहाओ ब्लैंकली बोला, तुम्हारा क्या काम है? यूनिट की सिक्योरिटी देखना। सर मैं समझ गया। CUI योंग के मन से एक उम्मीद का सुटका। इसका मतलब पूरे कैंप की सफाई। तुम्हें पता है अब भी सोल्जर हो, जब तक हो सोल्जर की तरह रहो। डिसमिस्ड। यस। तीनों ने एक झटका खाया। ये दिन आ गया। अगले दिन तड़के 5 बजे फील्ड पर लाइन में थे। लिहाओ ने एक नज़र डाली, अपनी टोपी उल्टी करके सिर पर रखी। ट्रेनिंग का पहला लेसन, जानली कॉम्बैट स्टैमिना। सुई सार्जेंट, रिक्वायरमेंट्स बताओ। यस। सुई योंग को बुरा लगा पर कमांड दिया। जानली की जरूरत बताई, फिर खुद भी टोपी उल्टी रखी। मैं पहली बार था, देखकर वैसा ही किया। 10 मिनट में माता और डगमगाने लगा। 20 मिनट में सीयू योंग भी थरथराने लगा, पसीना बहने लगा। आधे घंटे बाद मुझे थोड़ा बेचैनी थी, पर मैं अभी भी एकदम था। 1 घंटे बाद माताओं की टोपी गिरी। झुकने लगा पर लेग स्टिफ थे, मुंह के बल गिर पड़ा। 1.5 घंटे में माताओं गिरते उठते रहा। सीयू योंग भी डगमगाया। लिहाओ अभी भी नजरें सीधी रखे खड़े थे। 3 घंटे बाद माताओ और क्यू योंग फिर उठे। 4 घंटे बाद दो पिंग्यू 8-9 बार देख चुका था। वो कल रात ड्यूटी पर था, इसलिए ड्रिल से बचा। अब उसका नाश्ता लंच बन चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था खाना बुलाने जाए कि नहीं। 5 घंटे बाद दोपहर की ओर थी। मैं और लिहाओ अभी भी एकदम सीधे खड़े थे। माताओ सीओए योंग पूरी तरह गिर चुके थे। मन में बड़बड़ाते रहे, कैप्टन भी तो गिरने वाले हैं। माताओ बेवकूफ़ नहीं था, देख रहा था कैप्टन का भी लिमिट आ रहा है। पर अब तो ये नए सोल्जर के साथ उसकी कंपटीशन भी हो गई थी। दोनों फिर से उठे। 2 पिंगियों को उन्होंने चुपके से सिग्नल दिया। 2 पिंगियों समझ गया, भागकर किचन में गया, एक स्टील बेसिन उठाया, लेडल से पीटने लगा। माताओं ने देखा, लिहाओ अभी भी नहीं हिला। मन में बोला, स्टबन आदमी। हिम्मत करके बोला, सर। लिहाओ ने रिप्लाई किया। माताओं ने मौका देखा, अपने पेट के लिए लड़ा। सर खाना आ गया। लिहाओ अभी भी नहीं हिला, स्टेडी आवाज में बोला, ठीक है, सब डिसमिस। फिर बोला, फेंग लैंग और CUI योम खाना लाओ। माताओ रुको। CUI योम कमांड लेकर मुझे खींचते हुए तुरंत भागा। कैप्टन को इग्नोर मत करना। लिहाओ 2 मिनट बाद बिल्कुल स्टेडी आवाज में बोला, वो चले गए? हाँ। माताओ थोड़ा कंफ्यूज होकर देखा, गए तो हैं, तुझे एक हाथ दे। मेरे पांव अकड़ गए हैं। माताओ हंसना मुश्किल से रोककर तुरंत आगे आया, इस जिद्दी कैप्टन को सपोर्ट दिया। धीरे धीरे वो मूव हुए। लिहाओ मूव करते हुए दबी आवाज में बोला, आज की इज्जत बच गई। सर, फेंग लैंग तो पागल है, किसी भी ट्रेनिंग से नहीं रुका। माताओं ने दर्द से कहा, काश ये जिद्दी सुपीरियर थोड़ा हाथ खींचे। लिहाओ ने एक ठंडी आवाज में कहा, आज दोपहर राइफल रेंज पर जुटो, आज मैं उस बच्चे को देखूंगा। दोपहर खाने के बाद रूम में माताओ और CI योंग दोनों लेग्स रगड़ रहे थे। सच में खड़े होते होते जान गई। मैंने पुरखों का दिया एक ऑइंटमेंट निकाला, बिना कुछ बोले माताओं की लेग्स दबाने लगा। माताओं को पहले मसल्स में दर्द हुआ, दांत भींचे, पर जल्दी ही मसल्स में एक गर्माहट और नमनेस आई। ये शायद काम कर रहा है। मैंने जल्दी से अच्छे से रगड़ा। यार ये ऑयल तो कमाल है, जान लौट आई। सीयू योंग ने देखा, वो भी खिंच कर आया, मुझे भी दो। मैं हंसा। थोड़ी देर बाद CY योंग भी हैरान था, सच में कमाल है। यार ये कहाँ से मिला? ये घर की पुरानी रेसिपी है। मैं बॉटल रखने लगा। भाई थोड़ा हमें दे सकते हो? वैसे कैप्टन को भी दे दो, वो ही गन्स की परमिशन देते हैं। उनकी देखभाल हो तो फायदा।
मताउबला। दूसरी तरफ ली हाओ भी फेसेस दबाते हुए बैठे थे, सोच रहे थे दोपहर को कैसे वापसी करूं। माता और मेडिसिन लेकर आया और रेसिपी भी। जब तक दवाई हो और चाहिए तो ये रेसिपी से बना सकते हो, ट्रेनिंग में भी काम आएगी। ली हाओ रेसिपी देखकर रुक गया, ये बच्चा इतनी ज़रूरी चीज़ इतनी आसानी से दे गया। दोपहर राइफल रेंज पर सब जुटे, मेरी आंखें सारे वेपन्स देखकर चमकी। ये प्रॉपर स्टैंडर्ड इशू राइफल है, शिकार वाली देसी गन से कहाँ कंपेयर होती है। रूल्स ध्यान से बताने के बाद कैप्टन ली हाओ ने कहा, सभी अटेंशन। हम चारों ने एक साथ 95 TYPE असॉल्ट राइफल ली। ली हाओ ट्रिगर पर लेक्चर शुरू करने वाले थे कि सर एम नहीं करते, सीधे चला सकते हैं। ली हाओ का चेहरा बदला। ओहो, तुम गन चला चुके हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। ली हाओ ने बिना कुछ बोले एक मैगजीन मेरे हाथ में दे मारी। 100 मीटर दूर उस टारगेट को देखो। 30 राउंड्स में 10 भी लग गए तो एम प्रैक्टिस नहीं करनी, नहीं तो ट्रेनिंग डबल। मैंने बिना कोई शार्प मूव किए जल्दी मैगजीन लगाई, क्लमजी सा शूटिंग पोजीशन बनाया। ली हाओ भी नहीं रुके, चेहरे पर कोई भाव नहीं, ऑर्डर दिया, प्राइवेट फैंग लैंग, 30 राउंड लाइव फायर शुरू। एक धमाके के साथ ट्रिगर दबाया, गन का मुंह एक झटके से ऊपर उठा, साफ दिख रहा था ये गन की रिकॉइल की आदत नहीं है। ली हाओ ने राहत की सांस ली। इस बच्चे का पोज देखकर तो गन नहीं चलाई लगती, देखो कैसे लेता हूं। पर मैंने जल्दी ही एडजस्ट किया, फॉरेन गन की रिकॉइल ज्यादा थी। दूसरी गोली टारगेट को छू गई। ली हाओ ने देखा, हिट हुई, नॉर्मल है, मौके पर भी कभी कभी लग जाती है। तीसरी गोली 6 रिंग, हाँ बुरा नहीं, लक है कभी कभी। चौथी गोली 9 रिंग। ली हाओ का मन थोड़ा आशंकित हुआ, ये बच्चा सच में तो नहीं जानता। 10 रिंग। ली हाओ और तीनों ओल्ड सोल्जर्स सब हिल गए, मुझे गौर से देखने लगे। मैंने लगातार कई शॉट्स चलाए, जल्दी ही उस गन की रिकॉइल से कंफर्टेबल हो गया। स्पीड बढ़ाई, बूम बूम बूम, एक के बाद एक शॉट्स। दूर उस टारगेट का 10 रिंग एरिया तितर बितर हो गया। फाइनल स्कोर, एक मिस, एक 6 रिंग, बाकी 27 राउंड्स 9 और 10 रिंग के बीच। ली हाओ ने गहरी सांस ली, कंपोज होकर बोला, ठीक है, एम प्रैक्टिस स्किप, आगे कॉम्बैट टैक्टिक्स ट्रेनिंग। ली हाओ ने तुरंत स्ट्रैटेजी बदली। उस पूरी दोपहर बस शूटिंग नहीं की, तभी जो होल्स थे, गन ड्रॉ करना, शूटिंग पोज, सब में प्रॉब्लम्स आई। माताओ जैसे ट्रेंड सोल्जर से भी गन ड्रॉ और शूट करने में धीमा था, गन को डिसअसेंबल और असेंबल करने में ली हाओ आंखें बंद करके भी मुझे पीछे छोड़ दें। मैं उस डिपार्टमेंट में नए से भी वर्स था। फेंग लैंग, नॉट क्वालिफाइड। डम्बल 2.5 किलोग्राम दोनों हाथों में, पिस्टल और असॉल्ट राइफल दोनों 200 बार डिसअसेंबल असेंबल करो। मुझे भी बुरा नहीं लगा, सच में कमजोर हूँ, प्रैक्टिस जरूरी है। ट्रेनिंग का एक सेशन खत्म होने के बाद माताओ मेरे पास आया। ड्यूड, मेडिसिन मटेरियल्स और इक्विपमेंट कैप्टन ने सब अरेंज किया है, जितना चाहो बताओ, आज रात तुम्हारा हुक्म है। मुझे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, तो अभी शुरू करते हैं। ये सुनते ही तीनों उड़ गए, उत्साह में आ गए। एक सेपरेट रूम तैयार था, सब मटेरियल्स रखे थे, बस मेरे कहने का इंतजार था। उस पूरी रात मैं हर्ब्स बॉयल करता रहा, फायर लेवल और डिफरेंट मेडिसिन का कॉम्बिनेशन। माता और तीनों ग्राइंडिंग में लगे, मेरे असिस्टेंट बने। जो मेडिसिन मैंने बनाई वो थी मसल्स और जॉइंट्स के लिए ऑइंटमेंट, इंटरनल इंजरी की मेडिसिन और वूंड की ब्लीडिंग रोकने वाला पाउडर। वैसे इतना बनाने के पीछे एक वजह यह भी थी कि यूके को भी कुछ भेज सकूं। वो फ्रंटलाइन सोल्जर से इंजरीज होती हैं, रेसिपी देने से नहीं डरता था, क्योंकि ये मेडिसिन बनाने के लिए हर इंग्रेडिएंट बिल्कुल सही होना चाहिए, और फायर लेवल पर ज़रा सी भी गलती हो तो ये लाइफ सेविंग मेडिसिन जहर बन जाती है। रात को दवाई तैयार हुई तो माताओ, CUI योंग तीनों फ्रेश बैच को देखकर खुश थे। ये होती है तो ट्रेनिंग में कोई तकलीफ नहीं। दिन गुजरते गए, पुराने सोल्जर्स की स्पेशल ट्रेनिंग में मैं धीरे धीरे बेहतर होता गया। तभी एक दिन टन से खबर आई और मेरे अंदर जो चिंता दबी थी वो फट पड़ी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मेरा डाउट क्लियर हो गया, पर जो बात दिल तोड़ने वाली थी, गर्लफ्रेंड फेंग बाओ बाओ का कोई पता नहीं, जैसे हवा में गायब हो गई। उन लोगों की रूथलेसनेस देखते हुए तान इंस्पेक्टर ने मान लिया था कि उम्मीद कम है, इसलिए कैप्टन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मत रो, कोई खबर नहीं आई इसका मतलब अभी भी चांस है। फिर उसने एक वीडियो खोला। फेंग लैंग, तुम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो, यूंकी को पता चला तो खुश हुए, ये उनका मैसेज है। मेरा दुख थोड़ा, स्क्रीन देखा, हूँ कैमरा की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, यार सुना आर्मी ज्वाइन किया, अच्छा किया, काश ओल्ड भाई के साथ होता पर मिशन पर है। याद है ना तुम्हें ड्रिंक्स का प्रॉमिस किया था। हुईदू का बड़ा सा चेहरा फ्रेम आया। यार हम तुम पर यकीन करते हैं, अच्छे से करो, एक दिन साथ मिलकर उन सबको खत्म करेंगे। ये देखकर आंखें नम हो गईं। हो भाई, हुईदू भाई, याद है, जरूर मिलूंगा। स्क्रीन फिर बदला, एक शार्प डिग्निफाइड चेहरा स्क्रीन पर आया। मैं यूं के, कुछ चीजें भूलना मुश्किल होता है पर उन्हें दिल में दफनाना सीखो। ये ग्रुप 10 से ज्यादा सालों से हमारे पीछे है। मेरे पहले के कैप्टन और 25 से ज्यादा साथी इनसे मिलने के बाद शहीद हो गए। अब हमारी बारी है उस मिशन को आगे ले जाने की।